तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, जो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि सर आप मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करवाइए, क्योंकि हम मॉडल पेपर से जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हम आपको यहाँ पर मॉडल पेपर को पूरा का पूरा मॉडल पेपर, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन कराएंगे, एक भी प्रश्न छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए हाई स्कूल की कॉपी पर मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से गेस कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं और आपको उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ना, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे। अब देखिए, जो आपके पास कॉपी है, ऐसी कॉपी आपको मिलेगी। हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक। और केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। और देखिए, परीक्षा उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। उसके बाद निम्नांकित क्रमांक एक शिक्षा तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष पर छिद्रित है जिस वर्ष में परीक्षा दे रहा है। मतलब आपको इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, अगर आप पेपर दे रहे हैं ना, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, छिद्रित रूप में मिलेगा ऊपर, ठीक है ना, ऊपर आपको छिद्रित रूप में मिलेगा, जो कि आपको दिखेगा 2023, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आपको बताते हैं। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1 से 6 तक तो आपको खुद से ही भरना है, लेकिन इसके नीचे आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें आपको करनी है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बताते हैं, आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखिए, जो प्रश्नोत्तर नंबर 1 आप डालेंगे, यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालेंगे, ठीक। अगर मैं आपको थोड़ा और दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको डालना है क। क नंबर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो एक कथन आपका इसमें सही दिखेगा, 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। तो आपको बस उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो जैसे इसमें दे दिया, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, क्या, रंगभूमि जो है ना, किसका, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, ये आपको करना है, ठीक है ना। उसके बाद निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो देख, कंकाल कृति के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, तो बस आपको अच्छी तरीके से समझने चलना है, ठीक है ना। उसके बाद आत्मकथा विधा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, जो आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो कौन है हमारे, पांडे बेचन शर्मा, कौन है, पांडे बेचन शर्मा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, और एकदम आराम से पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा, ठंडी है, आराम से रजाई में बैठ जाइए, आराम से पढ़िए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है, यहाँ पे आपको हम पूरा का पूरा समझाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अपना आप पीडीएफ भी ले लेंगे इसके इनके के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। जहाज पक्षी का कृति किसकी, यानी जहाज पक्षी किसकी कृति है, ये आपको बताना है। तो इला चंद्र जोशी की है, किसकी है, इला चंद्र जोशी की, ठीक है ना। साहित्य लोचन के लेखक का नाम लिखिए, किसका, साहित्य लोचन के लेखक का नाम क्या हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास, कौन हो जाएंगे, बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर की बात करेंगे। तो देखिए, अब थोड़ा पैटर्न आपका चेंज हुआ है। पैटर्न मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको अब 20 प्रश्न जो होंगे शुरू के ना, वो आपके बहुविकल्पी होंगे, लेकिन इससे आपके प्रश्न मिलेंगे, मतलब ध्यान दीजिएगा, कुछ बदला नहीं है। जैसे अब पीछे आप ग्रामर वाले बहुविकल्पी पढ़ेंगे, तो आप यहाँ यहीं आगे ही पढ़ लेंगे, तो आपको कहीं बार बार भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। 20 प्रश्न आगे ही आपको एकदम शुरू में ही दिया जाएगा, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, वो आपको ओएमआर सीट पर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, प्रयोगवादी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रयोगवादी, ठीक है ना। तो प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख कृतियां प्रवृत्तियां लिखिए,
ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो प्रयोगवादी काव्यधारा की दो प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी हैं? विद्रोह का स्वर, बौद्धिकता की प्रधानता। किसका? विद्रोह का स्वर और बौद्धिकता की प्रधानता। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, रीतिकाल की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखना है। रीतिकाल की जो दो प्रमुख विशेषताएं उनको आपको लिखना है। तो पहला, काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग। ठीक। दूसरा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। किसकी? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, गंगा लहरी की रचना। ध्यान दीजिएगा, यह आपके लिए भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा लहरी रचना के कवि का नामोल्लेख कीजिए। किसका? गंगा लहरी के रचना के कवि का नामोल्लेख कीजिए। पद्माकर। कौन हो जाएंगे? पद्माकर आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। तीन की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भारती के मित्रता नामक पाठ से संकलित है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसकी व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। मतलब जैसे आप बुरी संगत में फंस गए हैं, ठीक है ना, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उसी में लिप्त होते चले जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद वरन प्रायः उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। किसको? मनुष्य की नैतिकता को और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता रहता है। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। आगे चलिए, अब अगला देखिए, अगले आपके लिए क्या है कि प्रस्तुत पद्य में सभा के में उपस्थित कतिपय राजाओं की स्थिति, राम की विनम्रता तथा संपूर्ण नगरवासियों की मनोवृत्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। इसमें और पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुष भंग कविता से अवतरित है। ठीक। और यह अंश हमारी पाठ्यपुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। ठीक है ना। व्याख्या की बात करेंगे, व्याख्या में देखिए क्या है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित अन्य राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी अल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित अर्थात प्रसन्न हो गए। ठीक है ना। ये कह रहा है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है इसमें, वे फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा अनुग्रह प्रकट करने लगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यधिक स्नेह के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करने के बाद वहां उपस्थित अन्य मुनियों की भी आज्ञा मांगी। पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त चराचर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले और श्रेष्ठ हाथी के चाल से चले, जो कि उनकी स्वाभाविक चाल थी। ठीक है ना। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे। इसमें आपको एक जीवन परिचय पूछता है, तो जीवन परिचय ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर किसका जीवन परिचय है? जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार
एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा 100 अध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, ठीक है ना, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर की विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। फलतः वैभव को पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ में दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। और ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं कि इसमें प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः यह क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्य काश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने संसार को विदा लिया। आपको इनकी जो रचना है, सबसे परिचित रचना स्कंद गुप्त, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए। उसके बाद सूरदास, ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी का जीवन परिचय, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1478 ईस्वी यानी बैसाल शुक्ल पश्चिमी संवत 1535 20 संवत में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे। इनकी विषम में भी विद्वानों के मतभेद हैं, मतलब कि, ठीक है ना। और इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का स्वयं एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आँखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिनिवश लाक्षणिक रूप से में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी का हो सकता है। सूरदास जी रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति में, गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। और ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं कि श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों को जो संगठन किया था, सूरदास जी इनके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गऊ घाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गोलोकवास यानी मृत्यु 1583 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसौली नामक ग्राम में हुआ। खंजन, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं, खंजन नयन रूप रस माते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने नैतिक शरीर का त्याग दिया। इनकी सबसे प्रचलित रचना जो हमारी है साहित्य लहरी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला देखेंगे। अब देखिए संस्कृत में आपको एक पूछता है जो गद्य पूछता है, तो आप इस मॉडल पेपर में देखेंगे तो आपके लिए है, तो आप देख लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद 7वां नंबर ध्यान दीजिएगा, बंधम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो इसका चलिए अर्थ निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम अस्ति, ठीक है ना। और वीरः वीरेण पूज्यते, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा 2 प्रश्न। चलिए अगला देखिए, करुण रस की परिभाषा पूछ रहा है। करुण की परिभाषा क्या होती है? तो करुण रस का अस्थाई भाव श्लोक है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है ना। चलिए उपमा अलंकार की बात करेंगे। उपमा अलंकार में देखिए, तो जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होती है। तो जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं,
ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। रोला की बात करेंगे तो यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इनके प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम, यति में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। जैसे अधि का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। अभि का क्या हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। परि का क्या हो जाएगा, परिसर। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा अगला देखिए, निम्नलिखित के 2 प्रतियों का प्रयोग करके एक शब्द बने। जैसे आई, आई का क्या हो जाएगा, लंबाई या लिखाई या पढ़ाई, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। लड़प यानी कि आप देखिए, पन का क्या हो जाएगा, लास्ट में लगेगा लड़कपन, बचपन। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए। अन्न जल यानी अन्न और जल, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जल थल, जल और थल, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद तत्सम शब्द आपको लिखना है। अंगूठा का अंगुष्ठ हो जाएगा, कपड़ा का वसन हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखे। जैसे आंख का क्या हो जाएगा, लोचन और नयन, क्या हो जाएगा, लोचन और नयन। पृथ्वी का धरा और भूमि। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो मात्राज्ञा, मात्रा प्लस मातृ प्लस आज्ञा यानी यण संधि आपके लिए हो जाएगा। ठीक। और दधि प्लस अत्र यानी कि यण संधि आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखिए। तो चतुर्थी यानी फलाय, नदी शब्द का चतुर्थी एक वचन नद्य। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं एक शब्द का धातु लकार पुरुष था वचन का उल्लेख कीजिए। हशाम का लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है ना, हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो अहम प्रतिदिनम पठेयम, भारतीय संस्कृत सर्वश्रेष्ठ, भारतीय संस्कृता मुकुटमणि अस्ति। ठीक है ना। अब देखिए, पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, आप सभी लोग समझिए। तो पर्यावरण तो प्रदूषण है, आप अपने आसपास देखिए कौन से पोल्यूशन हो रहा है, कौन सा प्रदूषण फैल रहा है, हमारे पर्यावरण में किस तरीके से पोल्यूशन उत्पन्न हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है ना। संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वातावरण का संतुलन बिगाड़ कर उसको दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने की प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति में प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया गया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 12 के अग्र पूजा को आपको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, क्योंकि उसी से पूछता है। तो आपको एक प्रॉपर वीडियो में अग्र पूजा की लाऊंगा जिसमें आपको पूरा का पूरा प्रश्नों से लेकर के पूरा आपको उसमें खंड काव्य आपका डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।